स्टूडेंट्स क्लास 9 ग्रेविटेशन का पार्ट 2 लेके आए हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए बॉय इज whirling a stone tied with a string in a horizontal circular path. If the string break the stone will be। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक स्टोन है, उस स्टोन को, ये रहा स्टोन, इस स्टोन को हमने एक रस्सी से बांध दिया है। इस स्टोन को हमने एक रस्सी से बांध दिया है। उसके बाद में इस तरह का सर्कुलर मोशन में इसको घुरा रहा हूँ। इस तरह का आप देख सकते हैं, डायग्राम में आपको पिक्चर क्लियर हो रहा होगा। इस तरह का रस्सी से एक स्टोन को बांध के इस तरह में अगर सर्कुलर मोशन में घुमाऊंगा और बोल रहा है सडनली क्या हुआ, रस्सी टूट गया, स्ट्रिंग ब्रेक हो गया, तो पत्थर किस दिशा में जाएगा, पत्थर का डायरेक्शन क्या होगा, स्टोन किस दिशा में जाके गिरेगा। स्टूडेंट देखिए, एक तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में जा रही है, तो अगर मान ली इस पॉइंट पे रस्सी टूट गया, तो अगर इस डायरेक्शन इधर है तो इधर ही जाएगा। अगर पत्थर का डायरेक्शन यहाँ पहुँचते वक्त रस्सी टूटा तो पत्थर इधर जाएगा। अगर पत्थर यहाँ पहुँचते वक्त रस्सी टूटा तो पत्थर इधर आएगा। अगर पत्थर घूम के यहाँ पहुँचा था और इस वक्त रस्सी टूट गया तो पत्थर इधर जाएगा। इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं, इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन। इसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में घूम रही है और अचानक से रस्सी टूट गया, तो उस जिस डायरेक्शन में पत्थर जाएगा उस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो सपोज ये पत्थर ऐसा घूम रहा है, ये है पत्थर का डायरेक्शन, पत्थर ऐसा घूम रहा है और अचानक जब ये पत्थर यहाँ पे पहुँचा स्टोन और रस्सी टूट गया तो पत्थर सीधा निकल जाएगा। अगर वो पत्थर यहाँ पे पहुँचा, रस्सी टूट गया, तो पत्थर नीचे की तरफ निकल जाएगा। अगर पत्थर को यहाँ निकलते वक्त रस्सी टूटा तो पत्थर इधर जाएगा। तो इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं, इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं हम लोग क्या, टेंजेंशियल डायरेक्शन। याद रखिए स्टूडेंट्स, टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विल मूव एलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन ए टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। टेंजेंशियल यानी टेंजेंट के डायरेक्शन में और पत्थर तो निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यह सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है, अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा, रस्सी टूट गया, तो ऑब्जेक्ट सीधा निकल जाएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा, रस्सी टूट गया, ऑब्जेक्ट सीधा निकल जाएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा, रस्सी टूट गया, तो ऑब्जेक्ट यहाँ निकल जाएगा। तो इस तरह का डायरेक्शन को बोलते हैं हम लोग टेंजेंशियल डायरेक्शन। और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, एप्लीकेबल है ओनली फॉर सर्कुलर मोशन, सिर्फ सर्कुलर मोशन में एप्लीकेबल होता है। अब आइए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंटरेस्टिंग सा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। क्या है क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज पुट 1 by 1 इन 3 लिक्विड। देखिए, फर्स्ट बीकर, सेकेंड बीकर, थर्ड बीकर, 3 अलग अलग बीकर्स में कुछ पानी रखा हुआ है, कुछ लिक्विड रखा हुआ है और सारा का लिक्विड का डेंसिटी अलग अलग है, डिफरेंट डेंसिटी, तीनों लिक्विड का डेंसिटी अलग अलग है। चलिए, इस लिक्विड का जो डेंसिटी है उसको हम लोग D1 एज्यूम करते हैं, इस लिक्विड का जो डेंसिटी है इसको हम लोग D2 एज्यूम करते हैं और इस लिक्विड का जो डेंसिटी है इसको हम लोग D3 एज्यूम करते हैं, इसको D3 एज्यूम करते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है कि तीनों लिक्विड में कुछ ऑब्जेक्ट को रखा गया है और ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, यानी इस लिक्विड में जो ऑब्जेक्ट रखा गया है उस ऑब्जेक्ट का इतना पार्ट फ्लोट कर रहा है। ये देखिए, ये ब्लैक पार्ट, ये आपको दिख रहा होगा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये ब्लैक पार्ट इतना पार्ट फ्लोट कर रहा है। कितना फ्लोट कर रहा है, 1/9। 1/9 को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो 1/9 इज इक्वल टू हो जाएगा, 1/9 इक्वल टू हो जाएगा 0.11। ओके, सेकेंड बोल रहा है सेकेंड लिक्विड में 2/9 पार्ट फ्लोट कर रहा है, ऊपर है, यानी ऑब्जेक्ट वही है, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, इसका 2/9 मतलब इतना पार्ट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको ताकि समझ में बढ़िया तरीके से आए। ये ब्लैक वाला पार्ट इतना पार्ट फ्लोट कर रहा है, यानी फ्लोट कर रहा है यानी इतना पार्ट पानी के ऊपर है। कितना पार्ट पानी के ऊपर है, 2/11। 2/11 को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो हो जाएगा आपका 0.18। अच्छा, थर्ड लिक्विड में 3/7 पार्ट पानी के ऊपर है, यानी 3/7 पार्ट सॉरी पानी के ऊपर है। मैं इसको फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ, 3/7 पार्ट पानी के ऊपर है, 3/7 पार्ट पानी के ऊपर है, यानी 3/7 को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 0.42। ओके, तो फर्स्ट लिक्विड का 0.11 पार्ट पानी के ऊपर है, सेकेंड लिक्विड का 0.18 पार्ट पानी के ऊपर है, थर्ड लिक्विड का 0.42 पार्ट पानी के ऊपर है। यानी स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स लगा के आप बताइए कि कौन सा लिक्विड का सबसे ज़्यादा पार्ट पानी के ऊपर है। थर्ड हुआ कि नहीं बताइए, क्योंकि इसका 0.42 का वैल्यू सबसे ज़्यादा है, सबसे कम है 0.11 के वैल्यू, यानी सबसे ज़्यादा पार्ट इस लिक्विड का पार्ट ऊपर है, यानी ये ऑब्जेक्ट सबसे ज़्यादा ऊपर है। तो स्टूडेंट्स, बायनेंसी का एक सिंपल सा
फॉर्मूला होता है, बायनेंसी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बायनेंसी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि बाइंड फोर्स जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, डेंसिटी का। बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाइंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, यानी डेंसिटी जितना ज़्यादा बाइंड फोर्स उतना ज़्यादा। अब बताइए सर ये बाइंड फोर्स क्या होता है, सर ये बाइंड फोर्स होता क्या है? कोई बात नहीं, आपको नहीं पता, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ बाइंड फोर्स होता क्या है, क्या होता है बाइंड फोर्स में, वापस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए मान लीजिए एक लिक्विड है, एक लिक्विड है, इस लिक्विड में एक ऑब्जेक्ट को मैंने डुबा दिया, तो इस लिक्विड की तरफ नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं वेट, उसको mg बोलते हैं, mg वेट फोर्स। और उसी लिक्विड उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, उसी ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स को हम लोग बोलते हैं बाइंड फोर्स। यानी कहने का मतलब यह है कि बाइंड फोर्स क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग फ्लूइड में डुबाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, या कोई बॉल हो गया, काठ का टुकड़ा हो गया, लोहा का टुकड़ा हो गया, किसी भी चीज़ को हम लोग अगर पानी में डुबाते हैं तो उस टुकड़ा के ऊपर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में, हमेशा उसी ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स को हम लोग बोलते हैं बाइंड फोर्स, और जो फोर्स नीचे लगता है उसको हम लोग बोलते हैं वेट, mg वेट फोर्स। तो बाइंड फोर्स हमेशा ऊपर लगता है जब एक लिक्विड को हम लोग पानी में या किसी फ्लूइड में डुबाते हैं, तो ये रहा बाइंड फोर्स। ओके, तो बाइंड फोर्स किस पे डिपेंड करता है, वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अच्छा बाइंड फोर्स सबसे ज़्यादा कहाँ लग रहा है बताइए, तो थर्ड में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि थर्ड में 0.42 पार्ट, इतना पार्ट पानी के ऊपर है, जितना पार्ट पानी के ऊपर उतना ज़्यादा बाइंड फोर्स। क्लियर? तो बाइंड फोर्स सबसे ज़्यादा 3 में है, उसके बाद 2 में है, उसके बाद 1 में है। यानी बाइंड फोर्स, फिर से वही बात, बाइंड फोर्स ज़्यादा तो यानी डेंसिटी ज़्यादा, बाइंड फोर्स कम तो यानी डेंसिटी कम। तो बाइंड फोर्स सबसे ज़्यादा किसका है, 3 का है, तो डेंसिटी 3 का क्या हो जाएगा, 3 का डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा बाइंड फोर्स नेक्स्ट किसका है, 2 का है, तो उसका बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर dt हो जाएगा। और बाइंड फोर्स सबसे कम किसका है, d1 का, क्योंकि इसमें देखिए सिर्फ 0.11 पार्ट पानी के ऊपर है, यानी इसका डेंसिटी सबसे क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। तो ये रहा आपका करेक्ट रिलेशन d1, d2 और d3 का, ये हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। यानी डेंसिटी ज़्यादा तो बाइंड फोर्स ज़्यादा। अच्छा अब अगर आपको डाउट होगा कि सर आपको कैसे मालूम चला कि इस केस में इसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, इसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो अच्छा इसका बाइंड फोर्स सबसे ज़्यादा है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितना ऑब्जेक्ट का जितना पार्ट पानी से ऊपर उतना ज़्यादा बाइंड फोर्स, और जितना ज़्यादा बाइंड फोर्स उतना ज़्यादा डेंसिटी, क्योंकि बाइंड फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। बाइंड फोर्स ज़्यादा तो डेंसिटी ज़्यादा। क्लियर? अच्छा बाइंड फोर्स इसमें ज़्यादा आपको कैसे मालूम चला, क्योंकि इसका देखिए 3/7 पार्ट पानी के ऊपर है, पानी के ऊपर वाला पार्ट जितना ऑब्जेक्ट अगर जितना ऊपर है, इसका मतलब बाइंड फोर्स उतना ज़्यादा। फिर से लिख, कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं और एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ, अब बस देखते चलिए अच्छे तरीके से। चलिए इतना पार्ट मैंने मान लिया कि लिक्विड से भरा हुआ है, इतना पार्ट लिक्विड से भरा हुआ है, हमने 2 पत्थर रखा, 2 ऑब्जेक्ट रखा, सेम ऑब्जेक्ट फर्स्ट केस में और सेकेंड केस में। तो फर्स्ट केस में ये रहा ऑब्जेक्ट और सेकेंड केस में ये रहा ऑब्जेक्ट। अब बताइए, कॉमन सेंस लगाओ भाई, कॉमन सेंस लगाओ, फर्स्ट केस या सेकेंड केस किस में ऑब्जेक्ट पानी के ज़्यादा ऊपर है, इसमें फर्स्ट में ऊपर है कि ज़्यादा, इसमें इसका मतलब इसमें बाइंड फोर्स क्या है, इसमें बाइंड फोर्स ज़्यादा लग रहा है, इसमें बाइंड फोर्स क्या है, इसमें बाइंड फोर्स कम लग रहा है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट पानी पे डुबाने के बाद, फ्लूइड में रखने के बाद जितना ज़्यादा ऊपर उतना ज़्यादा बाइंड फोर्स। तो बाइंड फोर्स सबसे ज़्यादा लग रहा है थर्ड केस में, तो d3 सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर d2 और फिर d1, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने इसको बहुत टाइम लेके इसको एक्सप्लेन किया आपको, आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसमें फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं वैसे। इन द रिलेशन F इजिकल टू जी एम स्मॉल m बाई डी स्क्वायर द क्वांटिटी जी। देखिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसका एक रिलेशन है F इजिकल टू जी एम बाई डी स्क्वायर, डी आपका डिस्टेंस है। ओके, तो इसमें बोला है कि इसमें कैपिटल जी का मतलब क्या है, ये कैपिटल जी स्टूडेंट्स, इसमें जो कैपिटल जी है ना, कैपिटल जी इसको बोलते हैं हम लोग, हम लिख दे रहा हूँ इसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग UGC बोलते हैं। इसका अगर SI यूनिट का बात करें तो इसका SI यूनिट होता है NM² बाई kg², NM² बाई kg², इसका SI यूनिट होता है। तो इसमें इस क्वेश्चन में SI यूनिट तो पूछा नहीं है, पूछा कि जी का मतलब क्या होता है। जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं करता है, कांस्टेंट है इसका वैल्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन,
द अर्थ एंड द पॉइंट मास अर्थ एंड द सन ओनली एनी टू ऑब्जेक्ट हैविंग सेम सम मास टू चार्ज बॉडी। देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना बस दो अलग अलग मासेस के बीच में होता है। ये मान ली m1, ये मान ली m2। इसको अगर कुछ डिस्टेंस पे रखा जाए सपोज r, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, इन दोनों के बीच में एक एट्रैक्टिव फोर्स लगता है। उस फोर्स का वैल्यू है Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो ये मास कुछ भी हो सकता है, m1 m2 सेम भी हो सकते हैं, m1 m2 डिफरेंट भी हो सकता है। ये बड़ा साइज का मास हो सकता है, ये छोटा साइज का मास हो सकता है। तो ये कोई भी मास हो सकता है, सम मास है ना। कोई जरूरत नहीं है कि अर्थ और सन ही हो, कोई जरूरत नहीं है कि पॉइंट मास ही हो, कोई जरूरत नहीं कि चार्ज बॉडी हो, बस कोई दो मास के बीच में फोर्स लगता है। अगर मास हैवी तो फोर्स ज़्यादा होगा, अगर मास छोटा मास है 2-3 kg का तो फोर्स कम होगा। बस यही डिफरेंस है, बट कोई भी मास चलेगा, फोर्स लगेगा ही लगेगा। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। द वैल्यू ऑफ जी इन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज, ये तो सिंपल, इसमें टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंड नहीं करता। जो जी है ना अभी मैंने सिखाया, ये रहा जो जी मैंने सिखाई है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट माने मतलब क्या, जो कभी चेंज नहीं हो, जो किसी पर डिपेंड नहीं हो, उसी को तो बोलते हैं कांस्टेंट। सपोज ये हमने यहाँ लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 4, ये क्या है, ये 4 है, ये 3 है, क्या है, कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होगा। ये 3, 4 ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। सपोज हमने x लिख दिया, तो हो सकता है x का वैल्यू एक क्वेश्चन में और आए, दूसरे क्वेश्चन में x का वैल्यू कुछ और आए, ये इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इस नाम ही है कांस्टेंट, यानी किसी पे डिपेंड नहीं करता, हमेशा फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर। तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड रेडियस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। किसी पर डिपेंड नहीं करता है, वो फिक्स वैल्यू, उसका वैल्यू भी लिख दे अगर चाहो तो 6.67 इंटू 10⁻27 nm स्क्वायर बाई kg स्क्वायर अप्रोक्स, ये कुछ ऐसा वैल्यू आता है इसका। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। 9 क्या है, 9 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि 9 टू पार्टिकल आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस इफ द मास ऑफ ईच पार्टिकल इज डबल। देखिए आता है इस तरह का क्वेश्चन, आपका एग्जाम में जरूर आपका हिट करेगा, रेंडमली आता है इस टाइप का क्वेश्चन। कीपिंग अ डिस्टेंस बिटवीन देम अनचेंज, डिस्टेंस चेंज नहीं किया है तो फोर्स का वैल्यू बताना है। देखिए पहला तो मैं लिख दूँ यहाँ पर F इज टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में भी करा हुआ है। चलिए इसको मैंने इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेता हूँ। ओके, अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन वाला कि जी, अब बोल रहा है कि मास को डबल कर दो। अच्छा, मास को डबल कैसे करें, यानी पहले जो m1 था ना अब वो हो जाएगा 2m1, जो पहले m2 था ना वो हो जाएगा 2m2। चलिए तो m1 की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, 2m1 लिख दूंगा, और m2 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 2m2 लिख दूंगा। और नीचे डिस्टेंस में कुछ करना है क्या, डिस्टेंस में कुछ नहीं करना है, क्योंकि अनचेंज का मतलब होता है कुछ नहीं करना, अनचेंज का मतलब होता है कुछ नहीं करना। तो F इजिकल टू 2 जार हो जाएगा 4 को बाहर निकाल लीजिए। जी क्या बच गया, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो F इजिकल टू 4 अपने जगह पे, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर की जगह पे क्या चिपका दीजिए, F चिपका दीजिए। देखिए जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है F, तो जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, F लिख दूंगा। तो क्या समझ में आया, न्यू फोर्स इक्वल टू 4 टाइम द ओल्ड फोर्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।